हमारे सभी सुनने वालों को, सखियों को, सखाओं को और सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार। और चंचल आपको और सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार आरती, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद। लग तो आप भी बहुत अच्छी रही है। सखियां मिल जाती है ना तो यही होता है, पहले तो एक दूसरे की तारीफ ही शुरू हो जाती है। उसके बाद भाई जो हमारे श्रोता कमेंट्स लिखना शुरू कर रहे हैं उनकी भी तारीफ होगी, उनके कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे। लेकिन हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता देते हैं कि किन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हाँ, एक तो भाई तानों की बात होगी, कुछ ताने। अच्छा चंचल, कुछ ताने होती ना एकदम मन को सुकून पहुंचाती है ना, और कुछ ताने ऐसे होते हैं, मतलब फीमेल जो ताने होती है ना उनको सुकून पहुंचाती, कुछ ऐसे ताने। और कुछ ताने ऐसे होते हैं जो मतलब दिल में सुई की या तलवार की तरह चुभ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो सुनने वाले हैं वो जरूर इस बात पर लिखेंगे अपने जो अनुभव है कि कौन कौन से ताने हैं जो कभी उनको चुभे होंगे, और या एक ताना जो अक्सर वो सुनते आए होंगे कभी किसी से, या कभी उन्हें किसी ने ताना मारा और ताना सुनने के बाद उनका अनुभव क्या रहा। बिल्कुल। और क्या ये बात सही है किसी को ताने मारने वाली। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और ताने जब किसी को मारे जाते हैं ना तो जो रिश्ते हैं उनमें प्यार की जगह ना मिठास की जगह कड़वाहट घुलने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे जो भी अनुभव हैं या ताने किस तरह से कड़वाहट घोल सकते हैं, इस हर चीज के बारे में वो हमें लिखकर भेजेंगे। और अपडेटेड रहना है ना हमें। हाँ बिल्कुल, अपडेट रहना है। और समय है ही ऐसा कि अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो हम अब खुद को अपडेट करते हैं, अगला विषय बताते हैं। जो बहुत सारे जॉब हैं आजकल ऑनलाइन सर्च करके देखे जाते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि हर एक के हाथ में मोबाइल रहता है और सब तकनीक से जुड़ चुके हैं। तो यहाँ वहाँ न्यूज़पेपर या कहीं और जॉब ढूंढने की बजाय सबसे पहले हम मोबाइल पर ही सर्च कर लेते हैं। कोई ना कोई पोर्टल ऐसा हमें दिख जाता है, फिर हम उस पर देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये वाली जॉब तो हमारे लिए बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है, इसकी सैलरी कितनी अच्छी दिख रही है। ये सब चीज़ें देखते हैं, बस सैलरी देखते हैं और उस पर हम अप्लाई कर देते हैं और बैठ जाते हैं इंतजार करने। तो ये सब चीज़ों पे भी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। गोस्ट जब हम सुनते हैं तो दिमाग आता है भूत, तो भूत जिसका कोई वजूद ही नहीं है ना, कुछ ऐसे ही भूत जैसी चीज है ये। भूत का कोई वजूद नहीं है, ना कोई अस्तित्व है, ना वो दिखाई देता है, वो सच में कोई चीज होती ही नहीं है। बिल्कुल। तो वैसे ही कुछ ये जॉब भी होती है जी। इसके बारे में हम बात करेंगे। और बुधवार का दिन है तो व्यंजन विधि तो होगी ही। बिल्कुल। कुछ जब इतना सब बातें करेंगे तो भूख भी लगाएगी, तो अच्छी अच्छी चीजें, शाम का समय हो रहा होगा जब हम चलने को होंगे तो कुछ खाना पीना तो होगा ही। और हमारी बहुत सारी सखियां जो बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती हैं, हम उम्मीद करते हैं कोई अच्छी सी व्यंजन रेसिपी भी हमें उनसे मिलेगी। फिलहाल हम एक गाना सुन लेते हैं। हाँ।
लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया था। हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत, फिल्म का नाम सेहरा। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो भाई हम सबसे पहले क्यों ना यही बात करें कि ऑनलाइन जिस तरह से हम जॉब ढूंढते हैं तो क्या नतीजे सामने आते हैं। तो बिल्कुल, और पहले तो हम ये चीज देख लेते हैं ना कि होता क्या, ये बता दें घोस्ट जॉब होती क्या। हाँ, बहुत सारे लोग जो इस चीज से अनजान है, नावाकिफ हैं, उन्हें लग रहा होगा कि कौन सी बात है। हाँ, जो श्रोता है वो आखिर ऐसी कौन सी जॉब हो गई है जो घोस्ट बन गई है। हाँ। तो घोस्ट जॉब कथित रूप से कह लीजिए, हम जो सोचते हैं इस तरीके की नौकरी होती है जिसमें कि हायरिंग के लिए, जिसमें आपको अगर अप्लाई करना है, किसी को वो नौकरी चाहिए, तो हायरिंग के लिए कंपनी का कोई उद्देश्य नहीं होता है। मतलब वो आपको हायर करना नहीं चाहते, वो लेना नहीं चाह रहे, उनका ऐसा कुछ नहीं होता। और जॉब पोर्टल पर हम मतलब जॉब के लिए जो भी पोस्ट हमें दिख रही होती है वो या तो भरी जा चुकी होती है ना, या फिर वो मौजूद ही नहीं होती है। बिल्कुल आरती, और अगर हमने ऐसी किसी जॉब पोर्टल पर ऑनलाइन किसी भी जॉब की ओपनिंग के बारे में देखा और उससे बहुत प्रभावित हो गए, और प्रभावित होकर हम जल्दी से आवेदन कर देते हैं, और फिर इस इंतजार में हम बैठ जाते हैं कि हमने आवेदन कर दिया है, अब तो बस हमें सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल है, और आराम से बैठे रहते हैं और होता कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और वही तो बहुत समय तक जब हम इंतजार करते रहते हैं और कुछ नहीं निकलता, तो फिर हम मतलब दुखी हो जाते हैं ना, थोड़ा एक नकारात्मक हमारे मन में बातें आ जाती हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये जॉब ही ऐसी होती है कि ये बहुत या तो होती ही नहीं है या तो वो भरी जा चुकी होती है। हाँ जी, और हमने इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे तरह से तैयारी भी कर ली होती है, क्योंकि हमें इंतजार है कि भाई हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन इंटरव्यू का इंतजार हफ्ते, महीने और न जाने कितना लंबा होते जाता है, नतीजा कुछ भी नहीं मिलता। तो संभव है कि हम भी घोस्ट जॉब के जाल में, उनकी उसके भंवर में फंस चुके हैं, क्योंकि घोस्ट जॉब पे जो तमाम सर्वे किए गए हैं वो ये बताते हैं कि इस तरह की जॉब पोस्टिंग के पीछे नियोक्ता के कुछ उद्देश्य होते हैं जिनके लिए जॉब पोस्ट की जाती हैं। बिल्कुल। और चंचल, अगर इसी के साथ में श्रोता जो लिख रहे हैं उनका भी एक कमेंट ले लेते हैं। तो एक श्रोता लिखते हैं कि घोस्ट जॉब कंपनी के लिए फायदेमंद होती है। इस घोस्ट जॉब के जरिए कंपनी मार्केट को टेस्ट करती है। ये भी कह सकते हैं कि घोस्ट जॉब कंपनी के लिए जॉब इंटरेस्ट का एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंपनी ये देखती है कि मार्केट में किन किन पोस्टिंग की क्या डिमांड है। इसके साथ ही वो डेटा इकट्ठा करते हैं, और इसके अलावा घोस्ट जॉब से कंपनी के पास सीवी या रिज्यूमे का अच्छा खासा एक कलेक्शन हो जाता है जिसमें वो अपने मन से छाट सकते हैं। बिल्कुल, और इस तरह के जब उन्हें डेटा मिल जाते हैं तो अपने फायदे के लिए जगह जगह पर वो इन्हें बेच भी देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम जब देखते हैं हमारे मोबाइल पे कई बार अननोन कंपनीज के नंबर आते रहते हैं उनके ब्रांड के बेचने के लिए, सेल के लिए, प्रमोशन के लिए, तो ऐसे डेटा वो इन्हीं जगह से कलेक्ट करते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये पोस्ट जॉब तो नहीं, लेकिन आजकल मीडिया पर जिस तरह से इसके पोस्ट आ रहे हैं जिनमें जॉब देने का वादा किया जाता है, और इन सब पर बहुत जल्दी भरोसा ना करें, क्योंकि ये सब आपको लूटने के माध्यम हो सकते हैं। इसलिए सोच समझकर पूरे तरीके से जांच पड़ताल करके ही ऐसी किसी पोस्ट पर भरोसा करें। बिल्कुल सही बात लिखी है। और चंचल, इन उद्देश्यों में उनका होता ये है कि इनका जो कंपनी का ये इस तरीके की जॉब निकालने का मकसद होता है वो ये होता है कि नई प्रतिभाओं की तलाश होती है, उसमें निरंतरता बनाए रखना, कि मतलब कोई ना कोई नई से नई चीजें आती हैं, रिज्यूमे नए से नए अपडेट होते रहे उनके पास, और साथ ही अपने कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनको प्रेरित रखना कि देखिए जॉब हमने निकाल रखी है पोर्टल पर, इसलिए आप सावधान रहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको पक्का आपका हो गया कि आप करते ही रहेंगे। तो नए नए लोग आ रहे हैं और बहुत सीखे हुए आ रहे हैं, तो उनको भी बनाए रखना, प्रेरित करते रहना, और साथ ही ये प्रदर्शित करना कि कंपनी लगातार अच्छी ग्रोथ कर रही है, तभी उसके पास इतने सारे आ रहे हैं एप्लीकेशन जॉब के लिए, आगे बढ़ती जा रही है ना। वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि लोग नए आ भी रहे हैं और हमारे पास बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके लिए हम लोगों को रिक्रूट भी करना चाहते हैं। एक श्रोता ने कमेंट लिखा है कि आजकल मार्केट में
घोस्ट जॉब का ट्रेंड चला है, ये जॉब अक्सर जूनियर और मिडिल पोजीशंस के लिए निकाली जाती हैं। दिखने में ये रियल जरूर लगती हैं, लेकिन रियल होती नहीं है। आज के समय में काम ढूंढना मुश्किल हो रहा है, इसलिए पढ़े लिखे युवा कई सालों से जो नौकरी की तलाश में भटक रहे होते हैं, वो इस तरह की घोस्ट जॉब का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आजकल जॉब्स के स्वरूप जो मार्केट में जो है वो बदल गए हैं और सरकारी योजनाओं में ही नहीं बल्कि बाहरी कंपनियों में भी मांग के अनुसार घोस्ट जॉब्स की जो के स्वरूप हैं वो विकसित हो रहे हैं और कंपनियों में इनके माध्यम से नेट डेटा जो एंट्री और कलेक्शन जैसे काम भी किए जा रहे हैं और ये कंपनियों की प्रगति में सहायक होते हैं, इसी वजह से ये निकाले जाते हैं। बिल्कुल। तो आरती, सोचने की बात ये है कि अगर हम भी किसी नौकरी की तलाश में है तो ये कैसे पता करें कि ये जॉब असली है या नकली है, और उसके बारे में जब हम आवेदन कर रहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता की कैसे जांच करें। साथ ही जो नियोक्ता की अधिकारी की वेबसाइट है वहां पर जाकर इनके बारे में जांच की जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके बारे में विश्वसनीय पोर्टल से आप सत्यापित कर सकते हैं और साथ ही नियोक्ता की यहाँ पे जहाँ पे आपने अप्लाई किया है उनकी आधिकारिक वेबसाइट या इंटरनेट मीडिया अकाउंट से इन ओपनिंग की विश्वसनीयता को जांचा भी जा सकता है आराम से। और अगर किसी जॉब की पोस्टिंग को 1 या 2 हफ्ते बीत चुके हैं तो सीधे नियोक्ता से आप संपर्क कर सकते हैं या फिर हायरिंग मैनेजर से आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा भी चीज बात है। और इनकी विश्वसनीयता की जांच करने के लिए इनकी मांग क्या क्या होती है, इनके जॉब प्रोफाइल का विवरण जो भी है उसकी बारीकी से जांच कर लेना जरूरी है ताकि हम किसी धोखे का शिकार ना बने। और कुछ भी चीज अगर हमें लगता है कि वो अस्पष्ट है, साफ नहीं है, तो सतर्क हो जाएं। और इनमें बहुत सारे विवरण नहीं दिए होते हैं, जबकि सैलरी और सुविधाओं के बारे में तो लंबी चौड़ी लिस्ट डालते हैं ताकि इनके पास बहुत सारे आवेदन आ जाए, बहुत सारा डेटा इनको मिल जाए। लेकिन आवेदन करने से पहले पूरी तरह से जांच आप कर लीजिए ताकि किसी धोखाधड़ी के शिकार ना हो जाए। बिल्कुल। और चंचल, अगर जो जॉब है पोर्टल है उसकी एक रिपोर्ट को अगर हम माने उसके अनुसार 2024 में 40% कंपनियों ने इस तरह की घोस्ट जॉब पोस्ट की है। सोचिए कितनी ज्यादा। और हालांकि इसे स्कैम की श्रेणी में नहीं रखा जाता क्योंकि ये उनका एक स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की, तो उसको स्कैम नहीं कह सकते। इस तरह की जॉब पोस्टिंग के पीछे कंपनियों के हायरिंग मैनेजर होते हैं जो अपनी कंपनी की ब्रांड वैल्यू के लिए ऐसा करते हैं। बिल्कुल। तो वो अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में लगे हुए हैं, आप उसका शिकार ना बने, सतर्कता बरतें। और फिलहाल हम सुन लेते हैं एक गाना। सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ हो। तेरे सदके
नौशाद का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था अमर। एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे। स्टार्टअप और उससे जुड़े मुद्दों पर आपको जानकारियां देंगी प्रियांशी चौकसी। हर एक स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फंडिंग, क्योंकि रिसोर्सेज के बिना आप काम शुरू ही कैसे कर सकते हैं। तो फंडिंग में 3 टाइप के फंडिंग होते हैं। एक होता है बूटस्ट्रैप, जहां आप खुद के पैसे डालते हैं। तो मेरा स्टार्टअप एक्चुअली बूटस्ट्रैप है। पर अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्टअप में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। 16 नवंबर 2024 रात 7:45 पर सिर्फ विविध भारती पर जिज्ञासा। आरती हल्के फुल्के अंदाज में या हंसी मजाक में अस्पष्ट आलोचना कर जब हम किसी की करते हैं तो इसे व्यंग्य कहा जाता है। बिल्कुल। तंज करना, कटाक्ष करना, ताना मारना, ये सब चीजें लगभग एक ही जैसी लगती है। और रिश्तों में कड़वाहट घोलने के लिए सिर्फ एक ताना, बस एक ताना ही काफी होता है, चाहे मजाक में या फिर जानबूझकर किया गया कोई तंज हो या सुझाव की दृष्टि से ही वो बात क्यों ना कही गई हो, लेकिन मन को ऐसी बातें तार तार कर देती हैं। बिल्कुल। और देखो चंचल, ये बात भी कही गई ना, पूरी तरह से सच लगती है। जो कबीरदास जी ने एक दोहा भी कहा है, हाँ। कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आपो शीतल होए। मतलब बिल्कुल। ऐसी बातें ही मत करो ना, ऐसी बात करो जिससे कि लोगों को सुकून पहुंचे, अच्छा लगे, खुश हो जाए, एक स्माइल आ जाए चेहरे पे, ना कि ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा बोलना। क्यों ऐसा करना ही क्यों है? बिल्कुल। तानों की जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत प्राचीन काल से तानों की परंपरा रही है। और कुछ ताने तो ऐसे थे, यानी कि एक जिस ताने की मैं बात कर रही हूँ उस पर तो महाभारत हो गई थी। ये बात है जब द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, और इस बात को सुनकर ये बात इस तरह लगी दुर्योधन के मन में, जिसका परिणाम आज हम सब जानते हैं कि महाभारत शायद उसी वजह से शुरू हुई। बिल्कुल। बहुत सी चीजें ऐसी। और इसी पे एक हमें जो श्रोता है वो विचार अपना भेज रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आज पहली बार सखी सहेली में पत्नी के कहे अनुसार संदेश भेज रहे हैं। बताओ क्या बात है। बिना ताना सुने भेजा है कि ताना सुन के भेजा है, ये नहीं अभी इन्होंने बताया है। और ये भिंड जिले के हैं और बताते हैं कि पत्नी, इन्होंने कहा है कि ताने की बात करें तो ये ऐसी खतरनाक दवाई है जिसे लेना कोई नहीं चाहता पर देते सबको है। क्या बात है। पत्नी ने कहा कि इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि ताने को सुनो जरूर पर जवाब तलब मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कई बार ताने सीख भी दे जाते हैं। अच्छा ताना ग्रहण करो और बुरा नजरअंदाज करो, फिर देखो जीवन कितना सुमधुर हो जाएगा। बस सब्र रखना चाहिए। बहुत ही ज्यादा समझदार पत्नी है इनकी। सही बात है। कितनी गजब की सलाह दी है कि अगर हम अच्छी चीज को ले लें, अपने अंदर लें, आत्मसात कर लें, और जो बुरी चीज बुरी लग रही है उस चीज को छोड़ दें, तो सही चीजें हो जाएंगी ना हमारे साथ भी। बिल्कुल। पति पत्नी का रिश्ता है, बड़ा नाजुक होता है। इसमें बात बात पर कई बार कोई कहते हैं ना कि अपने मन मुताबिक बात ना होने पर ताने भी दिए जाते हैं, बिल्कुल, तंज कसे जाते हैं। और कई बार हम अपना पिंड ये कहकर भी छुड़ा लेते हैं ताना देने के बाद कि हम तो तुम्हें भी अपना समझते हैं, इसलिए कह दिया। भैया इतना अपना मत समझिए कि आप हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। और जहाँ पहले की हम बात करें, जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जहाँ सास, बहू, ननद, देवरानी, जिठानी, अरे बहुत सारे बच्चे सब एक साथ में रहा करते थे, क्या मजेदार रहता था सब। लेकिन बस ये तो उस समय भी ये सब चीजें कुछ ज्यादा ही। वहाँ तानों में बड़ी बातें होती थी। अगर किसी की कोई बात अच्छी ना लगी, और खास तौर पे नई नई जब कोई बहू ब्याह कर आई है घर में, सास को कोई बात पसंद ना आई तो वो तुरंत कहती थी, क्यों अपने मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो? बहुत 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 ये चीजें। एक और बात, क्या यही सीख कर आई हो अपने मायके से? एक पहला कुछ नहीं सीख गया और दूसरा यही सीखा है। तो लेकिन वहाँ उस समय का समय अलग था। वहाँ पे हर चीज को मतलब अपने उसमें ले लेते थे कि हाँ कोई बात नहीं, बड़े ने बोला है, किसी ने अगर हमारी वो भी हमारी माँ के समान है, अगर उन्होंने बोला है तो कोई बात नहीं, हम और सीखने की कोशिश करेंगे। वो मतलब उस चीज को अदरवाइज ऐसा नहीं लेती थी कि कोई अपने ऊपर कोई ऐसा तनाव ले लें या कुछ इस तरीके के सोचे, उनके लिए गलत विचार सोचे, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो मतलब प्यार प्यार में ही लेती थी कि हाँ कोई बात नहीं, अपने बच्चे की तरह ही लेती थी। हाँ बिल्कुल। इन बातों को हल्के फुल्के में लेकर भूल जाना चाहिए, ये नहीं कि आप दिल पर लगाकर बैठ गए। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारा ये कहता है कि कोई भी किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहता, यानी ताने किसी को कोई नहीं मारना चाहता, लेकिन स्थिति ऐसी हो जाती है कि ताने मारना पड़ता है। क्योंकि गैरों को तुम गले लगाते हो, अपनों की कोई खबर नहीं होती,
तभी ताने मारे जाते हैं। हाँ, बात क्या तो सही बात कहा है। ये चीज तो खैर हो जाती है। अगर हमने कोई कहा ना नहीं कि- सुने, हमारी तरफ नहीं देख रहा है, भाई अटेंशन में नहीं दे रहा है, तो हम कैसे कहें अपनी बात? हाँ। इसी तरीके से कहेंगे भाई बहुत गैरों पे तो करम और अपनों पे सितम, ये भी ताना हो गया। तो लेकिन अगर फिर भी सब कुछ हम जानते समझते हम सब हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हमें पता नहीं है या कोई नई चीज सुन रहे हैं। सब कुछ जानते समझते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने शब्दों से लोगों को, खासकर अपने रिश्तों को हाँ। चोट पहुंचा देते हैं। और ये जानते हुए भी कि जो शब्दों के जो है बोल रहे हैं उनको तानों में ढालकर इस तलवार की तरह जो चोट पहुंचा रहे हैं, वो भौतिक शरीर जो हमारे इस शरीर पे नहीं लगेगी, वो नहीं दिखेगी, हम मुस्कुरा के सामने वाला निकल जाएगा, लेकिन वो जो दिलो दिमाग के अंदर जो घुस जाती है ना वो चीज, वो जिंदगी भर कभी नहीं हटती है। अच्छा, और पता है किस किस तरह के ताने दिए जाते हैं? इस पर हमारी एक सखी ने बड़े अच्छी चीजें लिख कर भेजी हैं। अच्छा। कि कुछ जुमले हैं जो तनाव का सबब बन जाते हैं। अच्छा, यानी कुछ अच्छा। तानों के बारे में बात कर रही हैं। जी। कितना खाती हो, अभी 2 घंटे पहले ही तो खाया था और अब फिर से ठूस रही हो। और फिर दिखा है कि तुम तो बड़ी ड्रामेबाज हो, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो, तुम्हारे घर वालों की तो कोई औकात ही नहीं, ओहो। या तुम्हारी याददाश्त को क्या हुआ, कभी कुछ तुम्हें याद ही नहीं रहता। सच तो यह है कि तुम्हें कोई पसंद ही नहीं करता, तुमने मेरा जीवन ही खराब कर दिया है। और लोगों के सामने अपमान करना या फिर अकेले में उनसे माफी मांग लेना, ये कहकर कि मैं तुम्हें अपना समझता हूँ, अधिकार पूर्वक ये बातें कही थी। यही बातें भी कुछ देर पहले हाँ। मैंने भी कहा कि हम अपना कहकर उस बात से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि भाई हमारी जो भी कही बात थी अगर बुरी लगी है सामने वाले को, तो हमने कहते हैं कि भाई तुम तो अपने हो इसलिए कहा। हाँ, तो अपने पे भी इतना भी आप वो मत करिए कि वो चीज, वो बातें, आपके जो शब्द हैं जो आपके तीर की तरह चुभ जाए, वो एकदम घायल कर जाएं। तो एक जो श्रोता मैं लिखते हैं कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपनी बात को सीधे तरीके से ना कहते हुए कुछ व्यंग्यात्मक रूप से, यानी कि ताना मारते हुए कहते हैं, और वे ताने नहीं होते, एक तरह से जहर बुझे बाण होते हैं जो सीधे दिल पर जाकर लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों से बात करने से ही लोग कतराते हैं। कहने वाले को चाहे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन सुनने वाले का तो मन घायल हो जाता है। अतः किसी भी बात को सामने वाले से सीधे सरल शब्दों में कहें और धैर्य से उनकी बातें भी सुने। बिल्कुल, तो हमारे कोई श्रोता हमें ताने ना मारे इसलिए हाँ, पहले हम पहले गीत सुना देते हैं। साथिया साथिया बोल मेरे साथिया, बोल मेरे साथिया, कितना मुझसे प्यार है। बोल मेरे साथिया, कितना कितना मुझसे प्यार है। जितनी सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, इतना तुमसे प्यार है। बोल मेरे साथिया, कितना मुझसे प्यार है। ये बरखा जब छेड़े इन बूंदों के साज को, ये बरखा जब छेड़े इन बूंदों के साज को, मेरा दिल कब तरसे तेरी ही आवाज को। जब जब कोयल गीत सुनाए, भंवरा गुनगुनाए, तब तुम समझो, तब तुम जानो, मेरी ही पुकार है। बोल मेरे साथिया, कितना मुझसे प्यार है। बोल मेरे साथिया, कितना मुझसे प्यार है। रंग
तुम पर मरते नाम तुम्हारा जपते। मौसम बदले हम ना बदले ये अपना इकरार है। बोल मेरे साथिया कितना कितना मुझसे प्यार है। कितनी सागर की गहराई कितनी अंबर की ऊंचाई कितना तुमसे प्यार है। बोल मेरे साथिया कितना। ललकार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में था। हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। शाम सवरे जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला आमर छड़ियर बंधु कोई कोई गला रे बंधु रंगीला रंगीला। शाम सवरे ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आरती, हमारे एक श्रोता का संदेश है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी है तानों के बारे में। अच्छा। लिखते हैं कि तानों के बारे में कहा जाता है ये कान का विष होता है जो अगर आपके कान में चला गया तो जहर फैलेगा। वैसे भी शब्दों के बाण चुभते हैं। जिंदगी में कुछ समय ऐसे भी आते हैं जब आपको किसी के ताने बाने का कोई असर नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे आपको ये पता चल जाता है कि उनका वही स्वभाव है। अभी हाल ही में मेरी एक परिचित आई, उन्होंने बहुत मनुहार करके थोड़ी सी खीर खाने को कहा। उन्हें कटोरी से 1 चम्मच निकालकर मुंह में डाल दिया। बोली कि बस अब रहने दो। कुछ दिनों के बाद मंदिर में मुलाकात हुई तो मैंने उनसे घर चलने को कहा। तपाक से बोली, क्या फिर चम्मच खीर खिलाकर ही विदा करोगी? अब आप सोचो मंदिर के प्रांगण में मैं किस बात पर उनको जवाब देती। 5 मिनट खड़े होकर हम लोगों ने बात किया। विदा होते वक्त मैंने फिर से जब उन्हें कहा कि आज तो 1 चम्मच खीर नहीं है, मैं आपको सूखी रोटी और सब्जी ही खिलाऊंगी, तो इतना गुस्सा आया कि मुझे इस बात से कि मैं आपको कटोरी में खीर निकाल रही थी और आप 1 चम्मच खीर खाती हैं, 1 दाना खाती हैं, तो ये आपकी इच्छा पर है। थोड़ी देर में अपसेट जरूर हुई, पर मैं समझ गई कि ये तो इनका स्वभाव है। शायद 1 कटोरी खीर खाती तो कुछ और ही बोलती, पर इन सब बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। इसी तरह एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते नाते संबंध शब्द में बंध समाया हुआ है। बंधन प्यार का हो तो हंसते हुए निभ जाता है, परंतु इसी रिश्ते में जब मैं ही करता हूँ के भाव आ जाते हैं तब दरार पड़ने लगती है। इसी कारण से एक दूसरे पर ताने देने लगते हैं, तब ये रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाते हैं। सास बहू का हो या ननद भौजाई का, छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होती ही रहती है। मजाक में कुछ बातें दिल को छू जाती हैं, जिसके कारण रिश्तों में दरार आ जाती है। इसी पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने रिश्तों को बचाने के लिए एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को उनके लिए कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, जिससे कि रिश्ते जो हैं अच्छे से आगे चलते रहें। बिल्कुल सही बात है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश पर जब कोई बात की गई है या उनकी योग्यता को लेकर मन में असुरक्षा की भावना हो जाती है, तब कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं आरती। तो इस स्थिति का सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि जिस कारण से उपहास उड़ाया जा रहा है या आपको ताने दिए जा रहे हैं,
अपने प्रति भावनात्मक संवेदना पर थोड़ा सा उस वक्त नियंत्रण रख लेना जरूरी होता है, या फिर जो भी उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया है उसका तर्कपूर्वक उत्तर दे दीजिए। उत्तर देते समय ये भी ध्यान रखें कि आप जब उत्तर दे रहे हैं तो किसी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर हम कहते भी थे कि उनमें और आप में फर्क ही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब हम किसी को ताना देते हैं ना तो सबसे हम ये सोच रहे थे कि इसको नीचा दिखाएं, लेकिन नीचा कौन सबसे ज्यादा छोटा कौन बनता है? हम खुद। जब हम वो बोल रहे होते हैं ना वो हम ही सबसे ज्यादा नीचे साबित होते हैं। तो इसी बात पे कुछ एक लिखते हैं श्रोता कि किसी को ताना मारने में कुछ लोगों को बहुत आनंद मिलता है, उनको लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया, लेकिन ताने मारना एक दुधारी शस्त्र है जो कि है वो दोनों तरफ से चोट पहुंचाता है। ऐसे लोगों से सगे जो रिश्ते हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, सभी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं कि भाई समझ जाते हैं कि भाई इनकी आदत ही यही है ताने मारने की, तो उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। तो इस वजह से वो अकेले पड़ने लगते हैं। एक और बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है। बात बात में ताने मारना। हमारे पड़ोस में एक बहू को इतना बुरा लगा कि वो मायके से निराश थी, फिर भी पति की माँ का फेवर वो किया करता था। एक दिन नदी में कूदकर जान दे दी। ये बड़ी बुरी बात है। किसी भी बात को लेकर आत्महत्या करना या आत्मघाती किसी पर हमला करना, ये दोनों ही गलत चीजें हैं। और इस चीज के लिए हम जब बार बार कहते हैं कि सकारात्मक चीजों को थोड़ा सा बढ़ाइए या इन चीजों को अनदेखा अनसुना करके अपनी जीवन में वापस लौट आइए। तो इन चीजों से बिल्कुल सावधान रहता है। आगे लिखते हैं कि अब ऐसा हम अक्सर अपने परिवार में भी देखते हैं कि कुछ पुराने ख्याल की महिलाएं होती हैं, वो कुछ काम नहीं करती। हाँ, ताना मारने में उनका कोई सानी नहीं होता। इस विषय में हमारे शिक्षित समाज को आगे आने की जरूरत है। और वाकई में जो हमारा शिक्षित समाज है वहाँ हो भी रहा है। सास बहू में तानों की जगह अब थोड़ी सी नोक झोंक, जो मीठी सी नोक झोंक होती है, उसने ले ली है। क्योंकि जो अब की सास हैं वो भी शिक्षित हैं और आज के जो समाज के साथ में, आज की जनरेशन के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलती, बिल्कुल अपडेट होके चल रही है, रहकर चलती है। और बहुएं भी समझ गई हैं कि भाई जो उम्र का फर्क है या जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आएगा ही। तो इनकी बात को सुन लो, उसे दिल पर नहीं लेना है। तो ये हल्की फुल्की सोच रखना वाकई बहुत जरूरी है। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जब भी बात करेंगे तानों से ही शुरुआत करेंगे। वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके द्वारा बोली गई जो बातें हैं वो सामने वाले को कितना दुख दे रही हैं, कितना चोट पहुंचा रही हैं। तो इससे रिश्तों में दूरियां आती हैं, इसलिए सोचें उसके बाद ही बोलें। बिल्कुल। न जाने कितनी बातों पर ताने दिए जाते हैं जो कई बार हमारे बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे रिश्तों को भी खत्म कर देते हैं। ऐसी बहुत सारे जो बातें हैं दिल की गहराई तक चुभ जाती हैं। तो हम यही कहेंगे अंत में आरती, क्योंकि संदेश तो बहुत सारे हैं, कि जीवन एक यात्रा है, सफर करते रहिए। कोई अगर आपको ताने मार रहा है तो चिंता मत करिए, थोड़ा आगे बढ़िए। और हम आगे बढ़ते हैं एक गीत के साथ। जी। विविध भारती के पास है एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, आज पवन में पाऊं। एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मीठी सी चुभन
रेशमा और शेरा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर के स्वर में था। उद्धव कुमार के बोल थे और जयदेव का संगीत था। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोनिंग प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। चंचल, क्यों ना शुरुआत करें एक श्रोता के बात से। एक श्रोता है जो कहते हैं कि समय के संग चलें, खुद को बदलें हर बार, हर सांस में हो नए सपनों का संचार, यूं ही रचें खुद को हर पल नई घड़ी, बीते पलों को छोड़ सफल वही जिसने समय की उड़ान पकड़ी। बिल्कुल सही बात है। और समय के साथ अपडेट रहना, खुद को अपडेटेड रखना, ये बहुत जरूरी है। अगर हम खुद को अपडेट रखेंगे तो जो नया जमाना है, नई पीढ़ी है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकेंगे। और समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर हम अपडेट नहीं रहे तो समय हमसे आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए जरूरी है कि समय के ताल से ताल मिलाकर चले। जी। और वैसे भी अपने हम खुद को समय और परिस्थिति के हिसाब से अगर हम ढाल लें तो खुद को अपडेट करें, तो अगर ये अपडेट हमने नहीं स्वीकारा तो हम कहीं बहुत पीछे छूट सकते हैं। इसलिए मैं जरूरी है, देखिए, भले एक अच्छे कोर्स हमने कर लिया हो, जैसे अगर हम पढ़ाई की बात ले लें, जॉब की बात ले लें, बहुत बढ़िया से हमने जॉब के लिए अपने सोचते हुए अच्छी सी डिग्री ले ली, कोर्स किया, कुछ भी किया, तो हमने सोचा कि चलो सब कुछ अब हमें तो जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी, सब कुछ। तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्योंकि खाली डिग्री ही पर्याप्त नहीं होती है, हमें कुछ अलग से कुछ ऐसी तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए जिसकी वजह से हमें अच्छे से अच्छा जॉब मिल सके। इसीलिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि समय के साथ चलता है वो बड़े बड़ों को मात देता है, और जब समय किसी का साथ छोड़ देता है तो वो किसी का नहीं होता। इसीलिए हमेशा अकेले ही पूरे रास्ते सफर तय करता है। तो जब जिसका समय साथ देता है उसके पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं। इसीलिए समय के साथ खुद को अपडेट जो रखता है वो सबसे आगे रहता है। अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। प्रकृति का भी नियम है कि वो भी बदलती है, तो समय एक जैसा कभी नहीं रहता, तो हम एक जैसे कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि समय के अनुसार खुद को अपडेट करना सही है। आजकल मोबाइल के जमाने में इसीलिए तो चिट्ठियां बंद हो गई हैं, पेन ड्राइव में से कैसेट्स और सीडी भी खत्म हो गए हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि मोबाइल को भी हमें समय समय पे अपडेट करना है। मोबाइल अगर हमें चलाना है बिल्कुल, तो बहुत ये नहीं कि आपने मोबाइल चला लिया या जो भी एप्लीकेशंस आपने इसमें डाउनलोड कर लिए भी ऐसे ही चलेंगे। हमेशा नए नए वर्जन उन एप्लीकेशंस के, और जो भी आप फोन यूज कर रहे हैं मोबाइल, उस पे आता ही रहता है, उसके नए वर्जन आते हैं। अगर आप इसे अपडेट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी प्रोग्राम इसमें चला नहीं पाएंगे। तो समय के साथ हमें अपडेट होना है, मोबाइल को भी अपडेट करते हैं। जैसे अपडेट आए उसको इंस्टॉल करिए। हाँ जी, तो बिल्कुल ये मोबाइल से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं ना, तो ये सीख भी आप ले लीजिए कि खुद को भी अपडेट करना। तो वैसे भी ये तो एक हम सभी अच्छी तरह समझते हैं कि हर रोज एक नई जो टेक्निक है, जो तकनीकी चीजें हैं वो इस डिजिटल युग में लगातार आ ही रही हैं। कुछ ना कुछ हर रोज आ रहा है, तो जिसकी वजह से रोजगार के जो क्षेत्र है, जो नौकरी का जो है, उसमें बहुत सी चीजें बदल गई हैं, बहुत से बदलाव आ गए हैं। तो यही वजह है कि जहाँ एक तरफ पहले काम जो हम लोग थे, जो पहले इस ऑफिस में काम कर रहे थे, तो उनको था कि चलो हम जैसे काम करें वैसे काम करते हैं। लेकिन अब उनके भी बहुत चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अब उनसे भी सब उनके ऑफिसर कहते हैं भाई आपको आता है कंप्यूटर चलाना, आपको ऐसी चीजें करनी आती है। अगर आपको नहीं आता, मेरी खुद की मैं बताऊंगी एक्सपीरियंस, मेरे एक फ्रेंड का है, तो उनके जो है जानने वाले, तो उनको कह दिया गया कि भाई अगर आपको नहीं आता कंप्यूटर तो हम आपको दूसरे ऑफिस में डाल देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है अपडेट होना। तो इस तरह से कहीं आपको प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाए या नौकरी से हाथ धोना ना पड़े, तो काम की जगह पर भी अपडेट रहना जरूरी है। और यहाँ देखिए, अगर हम बातों के साथ साथ गीत नहीं सुनेंगे तो हम भी लोगों को लगेगा हम अपडेटेड नहीं है। जी।
दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। धारे की गोद में घेरे भी हैं मंझधार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे। वक्त फिल्म का एक गाना था, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और रवि का संगीत। और हम बात कर रहे थे तानों के बारे में तो कर चुके, हम बात कर रहे थे अपडेटेड रहने की। अपडेट हो जाइए चंचल जी। तानों में उलझी हुई हैं आप। और भाई हमारे श्रोता ने लिखा है कि समय के हिसाब से खुद को बदलना जरूरी है। अगर आप जमाने के साथ या उसके तौर तरीकों के साथ नहीं चलेंगे तो आने वाली जनरेशन आपको पीछे छोड़कर चल देगी। साल दर साल बदलाव हो रहे हैं। 50-60 साल पहले जो दुनिया थी वो आज देखने को नहीं मिलती। रहन सहन के, काम करने के तरीके, वाहन, शहर, गांव, बहुत तेजी से इन चीज़ों में बदलाव आ रहा है। और थोड़ा बहुत अपने तौर तरीके में भी यानी कि बदलाव जरूरी है, नहीं तो अलग थलग पड़ जाएंगे। बिल्कुल। और वैसे भी समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। बदलाव बहुत जरूरी है। हम आज के समय में पुरानी सोच को लेकर नहीं चल सकते। हम पुराने लोगों को भी अपनी सोच को और अपने रहन सहन के तरीकों को समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। और जो नए लोग हैं उन्हें उनको भी वही चीजें अपनानी चाहिए और पुराने लोगों की इसमें मदद करनी चाहिए कि वो भी किस तरह से अपना सकते हैं इस चीजों को। जैसे कि हम लोग जैसे लोग वो उनको बड़ों की मदद करनी चाहिए ताकि वो भी समय के अनुसार उस चीजों को अपना सकें और अपडेट हो सकें।
बिल्कुल। और एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि समय के अनुसार या समय के अनुरूप खुद को अपडेट करना जरूरी है। वैसे मेरे यहाँ आज मेहमान आए हुए हैं और समधी के साथ बैठना जरूरी है, तो सखी सहेली के साथ नहीं तो इनको ताना सुनना पड़ सकता है। यानी कि ये भी रिश्ते के अनुसार अपडेट होने की एक स्थिति है। हम सुनते हैं गीत। अच्छा कौन है दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। ओ तुमसे अच्छा कौन है दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। और तुमसे अच्छा कौन है दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें जानवर फिल्म के इस गीत को गाया था मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखिए, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। श्रोताओं ने चंचल एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी भेजी है आंवले की। तो आंवले को उबालकर ठंडा होने पर आंवला की फाकों को अलग कर लीजिए। 1 कटोरी आंवला है तो 2 कटोरी शहद होना चाहिए आपके पास। अगर शहद 2 कटोरी नहीं लेना है तो 1 कटोरी पिसी हुई शक्कर या और 1 कटोरी शहद भी आप ले सकते हैं। 1 चम्मच बीट रूट और अदरक को कद्दूकस कर लिया और उसे मिला दीजिए। रात भर उसको रहने दीजिए। अब इसे आंवले को निकाल लें और सुखा लें। 3-4 दिन में ये सूख जाएंगे। आंवला कैंडी तैयार है। जूस को आप आंवले के शरबत की तरह पी सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी बताई है। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी,
इसी मीठी से गीत के साथ हम लेते हैं अपनी सखियों से विदा। चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।